जो हमारी कुड़ियां हैं ना, उन्होंने कमाल कर दिया। शुक्र है कि किसी भी मैदान में हमें कोई खुशी तो मिली है, कोई कामयाबी तो मिली है। हक महर दो तरह का होता है, एक शादी की रात अदा करना है और एक जब औरत तलब करे। 7 साल से पहले अगर आप बच्चे को एजुकेशन सिस्टम में डाल रहे हैं तो आप ज्यादती कर रहे हैं। जो हमारे अपने सरमायाकार हैं वो फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने भी कह दिया मुदस्सिर लगा दो पैसे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर, वेलकम टू दुनिया बोल है और मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। आज बुध का रोज़ है और बुध के दिन हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके हम सदका खैरात लाजमी करें, स्पेशली बुध और जुमेरात के दिन। कुछ बड़ों से सुना भी है इस हवाले से। तो आज का दिन उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा और हम कोशिश करेंगे नेक काम करें। दिन का आगाज़ सदक़े से किया जाए तो बहुत सारी बलाएं इस हवाले से कहा जाता है कि टलती हैं। तो हमें इसके साथ साथ आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही हज़रत इमाम हुसैन का कौल भी शामिल करना है, जो कि है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे उतनी ही ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसको मैं जो गज़ा में हो रहा है उससे भी जोड़ूंगी कि हम सबको इनफरादी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, भले कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। मेरे साथी एंकर मुझे मुदस्सिर इकबाल भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं और देर से आने के लिए माजरत है सहरिश। और देखें कभी कभी देर हो जाती है और वैसे भी मुझसे कभी कहाँ रह गए थे आप? मैं बस आते आते देर हो गई। और वैसे भी कहते हैं ना इकबाल देर से आता है, तो मेरा तो पूरा नाम भी मुदस्सिर इकबाल है। तो यानी कि ये वो लोग हैं कि जो फायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। जी मेरे नाम में इकबाल आता है तो देर से आएंगे। हाँ, सेलिब्रिटी हुए ना फिर तो। नहीं वो उन लोगों में से तो नहीं है जो दूर से रिश्तेदारी भी निकाल लेते हैं कि इसलिए मेरे नाम के साथ इकबाल है। हाँ, बस कुछ ऐसा है जो मौका मुनासिबत देख लेते हैं। आप फिर उसके बाद मुझे बताएं, बुध जुमेरात सदका करते हैं या फिर आप हर नहीं? रोज करते हैं? बुध जुमेरात का वो डिफरेंस नहीं रखता। सदका देने के लिए ना बुध ना जुमेरात, वक्त ज़रूरत किसी को उस वक्त है तो वो सदका तक पहुंचा दिया जाए। मुस्तहिक को हफ्ते को ज़रूरत है तो मैं बुध तक का इंतज़ार करूं तो मेरा अच्छा नहीं, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं या फिर हमारे पास अच्छा मैं पहले भी कहता ये कहते हैं कि भाई आप नहीं, और आज बुध भी है, कि मेरा जुमेरात भी है, एतकाद और एतमाद बिल्कुल भी नहीं है। बस फिर तो ये भी एक बड़ी वजह है। लेकिन खैर मैंने काफी सुना है कि जी बुध और जुमेरात को कोशिश करनी चाहिए कि जी आप जरूर देखें। लेकिन ये हर किसी का कहा यह जाता है कि आप सदका करें, जरूरतमंद की मदद करें, ये अहम है। जुमेरात अगर आप रोज़ाना करते हैं तो बुध जुमेरात जैसे सहरिश कर रही है वो लाजमी किया करें अगर आपके एतकाद में। तो ये बड़ा अहम मामला है। आगे बढ़े करना है जी। बड़ी खबर, अफवाहें तज्जिए दावे दम तोड़ गए। आम इंतखाबात के लिए फंड्स जारी। इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ रुपए मिल गए। इंतखाबात के बर वक्त होने की सबसे बड़ी जमानत है। सियासी जमातें भी कमर बस्ता दिखाई दे रही हैं। न्यूजीलैंड में विमेंस की तारीखी फतह। ऑस्ट्रेलिया में मेनस्ट्रीम का इम्तहान। कौमी टीम का कैंगरूज से पहले कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर 11 से टाकरा। कप्तान शान मसूद भरपूर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में क्रिकेटर्स के चर्चे। इंतजार कत्ल केस को 5 साल बीत गए। अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजिर। ये केस इंसाफ की आला मिसाल तो ना बन सका, अलबत्ता मकतूल के वालिद इश्तियाक हुसैन दुनिया के लिए मिसाल बने हुए हैं। और जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। मुस्तफा आलम ने साबित कर दिखाया। 8 साल पुराना भारतीय रिकॉर्ड चकनाचूर करके गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाया। 1 मिनट में 342 बाइनरी नंबर याद करने वाले फख्र पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। ये है वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और मामूल हमारा है, हम आपको ट्रेंड्स के हवाले से भी आगाह करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मसरूफियात की बिना पर एक्स को नहीं चेक कर पाते, लेकिन उनको ज़रूर ये तजस्सुस होता है कि वहाँ चल क्या रहा था। तो उनके लिए पहला हैशटैग ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, ये ट्रेंड में शामिल है। पहले टेस्ट मैच में ग्रीन कैप्स की बैटिंग जारी है। कैनबरा में खेले जाने वाले 4 रोज़ा मैच में कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरी है। ट्रेंड में सारिफीन कौमी टीम की जीत के लिए काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। याद रहे कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की फैमिली उनकी हमरा तस्वीर भी वायरल होने पर सारिफीन ने हनीमून
ट्रिप के नाम से ट्रोल भी किया था। और कुछ खिलाड़ी आपको पता ना ऐसे हैं जिनकी रिसेंटली शादियां भी हुई हैं, तो जाहिर है फिर लोग तो छोड़ते नहीं हैं, अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। तो जो फैमिलीज के साथ हैं वो इसको हनीमून ट्रिप भी कह रहे हैं। ये शुरू से रिवायत है, हर जगह जब टेस्ट के लिए स्पेशली जाती हैं टीम्स तो फैमिली साथ होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और पूरी दुनिया में जहाँ भी ट्रैवल होता है और ख़ासतौर पर जो लंबे ट्रिप होते हैं वहाँ पर फैमिली साथ होती हैं। और पता नहीं क्यों शायद लोगों को अब मालूम हो रहा है, सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तो लोगों को मालूम होता है कि शायद ये फैमिलीज़ नहीं होती हैं, ये साथ लेकर जाते हैं। लेकिन पीसीबी कुछ खिलाड़ियों को इस पर इजाज़त भी देती है, लेकिन स्पेशली जब टेस्ट सीरीज़ होती हैं, स्केड्यूल लंबा होता है कि अगर आप इंग्लैंड जा रहे हैं 4 टेस्ट सीरीज़ 5 हैं, उसके बाद वनडे हैं, तो इतने तवील अरसा वो फैमिली से दूर नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में तो ख़ास तौर पर फैमिलीज साथ हमने देखी हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हर जो टीम होती है वहाँ पर भी ये सिचुएशन हाँ बिल्कुल, ये तस्वीर वायरल होती रही हैं और अच्छी बात है कि फैमिलीज भी साथ मौजूद हैं। अभी तो दूसरा ट्रेंड है वो शान मसूद ट्रेंड कर रहे हैं और ये ऑस्ट्रेलवी टूर में कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद के सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। कैमरा में जारी 4 रोज़ा मैच में आगाज़ अच्छा नहीं देखने को मिला। कौमी टीम के ओपनर इमामुल हक 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 38 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद ने निस्फ सेंचुरी मुदस्सिर मुकम्मल की है। जी हाँ, और शान मसूद के साथ इस वक्त साबिक कप्तान बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं और सार्फिन की जानिब से उन्हें उम्दा परफॉर्मेंस पर सराहा जा रहा है। टॉप 10 में अब तक हज़ारों सार्फिन जो हैं वो अपना राय का इजहार कर चुके हैं। अब देखना ये कि आज ये प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ बाकी मानदा जो मैच है वो किस तरह से अच्छा वैसे मुदस्सिर में आपको मज़े की बात, हमने अक्सर ये माजी में भी देखा है ना कि जब वो अनुष्का साथ थी, अगर विराट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया और बोला कि जी अनुष्का इनके लिए ना कुछ गुड लक नहीं बैड लक के तौर पर सामने आ रही है तो इन्हें स्टेडियम नहीं आना चाहिए। तो अभी इमाम की नई शादी हुई है तो 9 रन के बाद पवेलियन जाना, तो बेगम को मेरा ख्याल है कि शादी की फौरी बाद वाले मैच में ज़रा परफॉर्मेंस तो अच्छी दिखानी चाहिए थी। चलिए अभी मैच तो भी होना है, ये तो प्रैक्टिस मैच है, तो बेस्ट ऑफ लक और इमाम और पाकिस्तान टीम के आप अच्छा परफॉर्म करके दिखाएं कि जी मैं इमामुल हक और बहुत अच्छा। ठीक है जी, आपकी गुजारिश वहां तक चली गई है इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से। अभी हमें जो बात करनी है वो बहुत अहम है क्योंकि गहमा गहमी हमें नजर आ रही है। इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वजारत खजाना ने आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। वजारत खजाना ने इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए थे, यानी कि ये तकरीबन अब हो गए 27 अरब 40 करोड़ रुपए और ये मिल गए। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन हो रहा है और ये भी कहा गया है कि जो ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं या कयासराइयां कर रहे हैं ना कि नहीं हो रहे पता नहीं क्या हो रहा है, उनके खिलाफ एक्शन की बातें भी नहीं है। यही कह रहा था, मैंने पूछा था जितने एस्ट्रोलॉजर मर्जी बैठ के आपके सारे यहाँ हमारे पास आने वाले हर बंदा ये बात कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि 8 फरवरी कोई इलेक्शन होगा। अच्छा, लेकिन मौलाना साहब जो हैं उन्होंने 2 दिन पहले मियाँ साहब से मुलाकात की है, जिसके बाद अब तस्दीक की है कि नवाज लीग और जमीयत उलमा इस्लाम का इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है। तो अब पंजाब में जबकि जमीयत उलमा इस्लाम नवाज लीग को केपी में सपोर्ट करेगी और कल कराची में भी सियासी हलचल में इजाफा देखा गया। एक तरफ आसिफ अली जरदारी ने बलोचिस्तान के पार्टी अरकान से मुलाकातें की हैं, फिर बिलावल ने भी पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी तैयारियां तेज़ करने की हिदायत कर दी है। कराची में जो इजलास हुआ उसमें फरियाल तालपुर भी थी, तो इस इजलास में बिलावल को पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी बोर्ड ने आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतालिक तजावीज़ दी हैं। 27 दिसंबर को होने वाले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत के प्रोग्राम के इनेकाद और जो उसकी तैयारियाँ उसके हवाले से भी सजेशंस दी गई हैं। और आज हम बात करेंगे नवाज लीग की इंतखाबी जो तैयारियाँ हैं उस पर भी। अच्छा मुदस्सिर, वैसे अभी जो रिसेंट एक इंटरव्यू जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उसमें तो जरदारी साहब ने कहा था कि टिकटों का इख्तियार मेरे पास है, मैं जिसको चाहूँ टिकट दूँ। तजावीज़ तो बिलावल को मिल रही है टिकटों की तकसीम के हवाले से। उस वक्त टिकटों की तकसीम का बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये दावा करती है कि हमारा तो बोर्ड है वो टिकटों का फैसला करता है। अब जरदारी साहब ने तो ये कि मेरे पास इख्तियार कि मैं टिकट किसको दूं, लेकिन बहरहाल टिकटों की तकसीम पूरा एक मैकेनिज्म बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर डिवीजन, फिर सूबा और उसके बाद वैसे आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर पीपल्स पार्टी। जब नून लीग की इतनी अच्छी साथी रही है, मौलाना साहब को मिला लिया, उनको भी मिला लें, इलेक्शन खिलाफ लड़ना है, इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ना है उन्होंने, ये बात भी सही है क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो उस तरह से नजर नहीं आ रही है कि बहुत बड़ी जमात है जरूर जनूबी पंजाब में, फ्रेंडली ऑपोजिशन फिर हमें नहीं, इनका ये फिर ये वाला मसला आगे तक चलेगा। फिर ऑपोजिशन तो फिर चलती रहेगी, फ्रेंडली ऑपोजिशन भी चलेगी और
सेटअप जो हैं वो इस तरह से ही बनेंगे कि इधर 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 इत्तेहाद की सूरत में पीपल्स पार्टी अकेले आना चाह रही है, एमक्यूएम उनके साथ नहीं, तो एमक्यूएम के लिए बेहतर नून लीग के साथ जाकर इत्तेहाद करना है। जमीयत उलमा इस्लाम उनके साथ हो गई है, सिंध में जीटी है। अच्छा, पीटीआई का तो जिक्र ही नहीं हो रहा फिलहाल, लेकिन ये है कि पीटीआई वाले भी ये कह रहे हैं जी कि हम बड़े पुरुमीद हैं और हमने ही जीतना है। और उन्होंने ये सुनने में आ रहा है कि इस दफा ना ज्यादातर एडवोकेट्स हैं जिनको टिकट्स देने का फैसला किया है। हर जमात दावा करती है जीतने का। आप तो ये भी समझ लीजिए ना कि अब एमक्यूएम भी दावा कर सकती है वो पंजाब से जीत जाए, शेख रशीद साहब की जमात कहें कि हम पूरा मुल्क जीत लेंगे, जीतने का दावा बिल्कुल। ये जाहिर है कॉन्फिडेंस होता है कि आप अवाम में निकलते हैं अपने हल्के में स्पेशली, और आपको ये लगता है कि लोग आपकी बात सुनेंगे। अच्छा, एक बात और भी है मुदस्सिर, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि अकबर एस बाबर साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये रुजू कर लिया है कि भाई आप ना बल्ले का निशान ना आर्जी तौर पर किसी को ना दें, दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और उसके बाद फिर ये बल्ले का निशान। अब ये इलेक्शन कमीशन के बाद से कि वो जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामलात हैं उसको किस तरह से देखा जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM, तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें, रजिस्टर्ड जमातें हैं अच्छा, इस वक्त। और आप वोट डालते? मेरा तो वोट अब इस बार मैंने कराची में ट्रांसफर करवाया है नई वोटिंग लिस्टों के। अच्छा, इसका मतलब आप इतने जिम्मेदार शहरी हैं कि आपने स्पेशली वहां से यहाँ ट्रांसफर कराया? बिल्कुल, यहाँ से जो है वो रखा है क्योंकि वोट अमानत है। पिछली बार वोट नहीं डाल सके थे, इसलिए खासी मायूसी हुई कि वोट। चले, वैसे मेरा वोट भी यहाँ पर नहीं है और मैं इसी वजह से नहीं डाल पाती, लेकिन हमने ट्रांसफर करवाया। चले, बहुत अच्छा आपने किया है। अच्छा, अब जनाब जो हमारी कुड़ियाँ हैं ना उन्होंने कमाल कर दिया, और मैंने पता नहीं गुजरते गुजरते हसन अली की एक वीडियो भी देखी है, क्लिप, जिसमें वो जनाब क्लैपिंग करवा रहे हैं वैन में पाकिस्तानी वुमेन टीम के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने भी उनको अप्रिशिएट किया है। तो एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के वुमेन्स टीम की जो जीत का तसलसल है वो हम देख रहे हैं, और ये बड़ी शानदार है कि आप वहां जाकर अपनी जीत कर रहे हैं, तो इससे ज़बरदस्त क्या चीज़ होती है। चले जी, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त अब्बास शबीर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब, मुझे बताइएगा सबसे पहले गुड मॉर्निंग, और दूसरा ये जो हमारी कुड़ियाँ हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इनकी बात हम इतनी नहीं करते, इनको उस तरीके से हम लोग पता नहीं क्यों, मैं सीधी और साफ बात करूंगी, हम इनकी पजीराई, इनकी प्रमोशन नहीं करते जैसे मेल क्रिकेटर्स की होती है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं? उन्होंने साबित किया है खुद को। बिल्कुल जी, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से, 100% ट्रू। और शुक्र है कि किसी भी मैदान में हमें कोई खुशी तो मिली है, कोई कामयाबी तो मिली है। और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो जीत है, एक बड़ी टीम के खिलाफ पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने कामयाबी हासिल की है और सीरीज 2-0 हुई है। अभी एक और मैच है, लेकिन ये क्रेडिट भी मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को जाता है जिन्होंने हौसला बढ़ाया है वुमेन्स क्रिकेट टीम का। और जो ज़का अशरफ साहब हैं उनकी तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज इस विनिंग जो टीम है उसके लिए जारी किया गया है कि जब ये पाकिस्तान आएगी तो इनको एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा और इनके लिए एक अच्छी सी इनके ऑनर में एक दावत होगी, इनके एजाज में इनको थैंक्स बोला जाएगा, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी है। क्योंकि लड़कों की तरफ से तो हमें कोई ऐसी अभी तक बिल्कुल अब तो नहीं मिल रही, लेकिन टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू करने की बड़ी ज़रूरत है कि उनको भी एक अच्छा जो है वो मिले, सिवाय वो ZTBL के वहाँ से उनको क्या उस तरह से टीम्स में जाने वाली खिलाड़ियों को नहीं मिल पाता। अच्छा अब्बास, एक और बड़ा अहम मामला वो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयारी, और कैनबरा में जिस तरह से ये एक प्रैक्टिस मैच है, साइडलाइन मैच है, इसमें इमाम भी शादी के बाद तो सैरिश कहती है उनको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, कर नहीं पाए, उस तरह लंबी इनिंग नहीं खेल पाए हैं बाकी लोग भी, लेकिन ये समझते हैं कि ये प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ को बेहतर चीज़ें होंगी जब टेस्ट का आगाज़ हो जाएगा। देखिए, आज पहला दिन है और ये तो एक प्रैक्टिस मैच है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता रोज़ भी टीम के ऑनर में एक पूरी दावत की थी, पार्लियामेंट हाउस का उनको विजिट करवाया था, तो ये प्राइम मिनिस्टर 11 है। बेसिकली ये स्टार्टर होते हैं किसी भी सीरीज से पहले, एक प्रैक्टिस आप इसको कह दें या मोरल बिल्डिंग के लिए आप कह दें। आज जो मैच शुरू होने से पहले तस्वीर भी आपने देखी होगी कि पूरी टीम इकट्ठी है ग्राउंड के अंदर, और जो डे 1 टी के ऊपर तक मैच है, इसमें शान मसूद जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि बिल्कुल नया खिलाड़ी है, पता नहीं कप्तानी भी कर सकेगा, खेल भी सकेगा। जो अभी मेरे पास स्कोर आया है, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक शान मसूद 81 पर नॉट आउट है, बाबर आजम 40 पर है, अब्दुल्ला शफीक भी
अच्छा, जब आप अब्बास नीचे देख रहे थे ना, मैं समझ गई थी कि आप स्कोर कार्ड देख रहे हैं। देखें ताजा तरीन स्कोर भी बताया अब्बास, बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताएं भाई, ये तो ज्यादती नहीं है, ठीक है प्रैक्टिस मैच था, जाते ही जरा बेगम को इम्प्रेस तो करना पड़ता है ना। तभी मैंने इमाम की स्पेशली बात की कि 9 रन पर क्यों ये पवेलियन लौट गए, लोगों ने भी इसको हनीमून ट्रिप कहना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं इमामुल हक के हवाले से, ये मेरी अपनी जाती ओपिनियन है, मैंने उसको वर्ल्ड कप में भी बड़ा फॉलो किया है, उससे पहले भी मैं इमामुल हक को देख रहा था। इमामुल हक उस शेप के अंदर नहीं है कि वो कोई अच्छी क्रिकेट खेल सके। अगर तो वो वनडे के अंदर नाकाम हुए तो उनको साबित करना चाहिए था। देखिए, प्रैक्टिस मैच के अंदर अगर आप नहीं खेल पा रहे तो इसका मतलब है आप बड़े मैच में किस तरह खेलेंगे। पहला मार्का पर्थ के अंदर है, फास्ट विकेट्स है, जहां पर हमेशा ये कहा जाता है कि तीसरे चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाती है ऐसी विकेट्स के ऊपर, अपने होम ग्राउंड के ऊपर। तो आपका जब स्टार्ट ही प्रैक्टिस मैच के अंदर ऐसा होगा। थोड़ा सा माजरत के साथ आपको अब्बास साहब रोकेंगे। इस वक्त अरूप शाह जो साबिक क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी टीम की, वो इन कर चुकी हैं। अरूप, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरूप, कैसा महसूस हो रहा है अपनी गर्ल्स को इतना फॉर्म में देख के? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम जो है सीरीज जीती है न्यूजीलैंड से, और ये बहुत ही पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है और उन्होंने हम सबको प्राउड फील कराया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फील हो रहा है एज अ पाकिस्तानी। अच्छा अरूप, ये टीम, मैं इस मैच की कुछ झलकियाँ देख रहा था तो ये बड़ा डिफरेंट सी टीम नज़र आ रही थी। इतने एथलीट किस्म की लड़कियां देख रहे थे, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेंजेस जो टीम के अंदर आई हैं, और न्यूजीलैंड में जाकर हराना और वहाँ की विकेट्स, कंडीशन, उसको ये किस तरह से आपने देखा कि टीम में क्या ऐसी तब्दीली है कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई? जी, अप्रोच तो टीम की बहुत चेंज हुई है। हमारी फेयरलेस अप्रोच से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है और हम बड़ी टीमों को हरा पा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली कंडीशंस का बहुत डिफरेंस होता है। एशियन की पिचेस जैसे हमारी पिच है काइंड डिफरेंट बिहेव करती है और न्यूजीलैंड की डिफरेंट बिहेव करती है, तो उसमें जाके न्यूजीलैंड को सीरीज हराना ये बहुत बड़ी बात है और उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम ओडीआई की सीरीज भी इसी तरह कंटिन्यू करेगी। अच्छा, वैसे अरूप, बाय द वे आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? कुछ पर्सनल वजूहात थी या फिर किसी और वजह से आप कर नहीं पाई? एक्चुअली मैं इंजर्ड थी, तो इस वजह से मुझे रेस्ट के लिए सजेस्ट किया था, तो मैं रेस्ट थी। अच्छा, एक वक्त था कि हम बड़ी कंट्रोवर्सी सुनते थे विमेन क्रिकेट टीम के हवाले से। कुछ खवातीन, कुछ मतलब लड़कियां सामने भी आई जिन्होंने आके मैनेजमेंट के हवाले से कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी लगाए, बातें भी हुई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से हम ऐसी कोई चीज़ सुन नहीं रहे, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। आप तक खबरें क्या पहुँच रही हैं, क्या चल रहा है? नहीं, मैं तो टीम में यंगस्टर हूँ, तो मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है कि क्या चल रहा है। वैसे एज ए यंगस्टर आपने माहौल कैसा देखा है, खासतौर पे गर्ल्स के लिए? पॉजिटिव माहौल होता है और सब हेल्पफुल होते हैं एक दूसरे के लिए, और हम एज ए फैमिली रहते हैं। जबरदस्त, तो ये काफी अच्छी। तो आप रूब, जो पाकिस्तान टीम की ये परफॉर्मेंस है, आखिरी मैच, उसको किस तरह से देख रहे हैं, और फिर आगे आप अपनी इंजरीज के हवाले से बताइए। रेस्ट पे वापसी आपकी कब तक मुतवक्के है, क्या उम्मीद कर रही हैं आप? जी बस यही है कि डोमेस्टिक इंशाल्लाह मैं खेलूं और उसमें परफॉर्म करूं। तो ये कि फिर जिस तरह सिलेक्शन कमेटी को बेहतर लगता है तो वो उस तरह डिसीजन लें, और ये ऑब्वियसली प्लेयर जो कोशिश कर सकता है वो यही है कि वो अपना बेस्ट दे और परफॉर्म करे। तो मेरा काम भी वही रहेगा। सही। अच्छा, ये टैलेंट हंट के लिए किस तरह से काम हो रहा है? आपको लग रहा है कि नई लड़कियां जिनको शौक है उनको मौका उस तरीके से मिल पा रहा है टीम में? जी, लाहौर और कराची के जोन में प्रॉपर एकेडमी लगती है, तो टैलेंट हंट पे काफ़ी काम कर रहा है पीसीबी, और काफ़ी नई लड़कियां हैं जो आ रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं और उनको मौके भी दे रही हैं। सही। तो आप कब तक मुकम्मल फिट हो जाएंगी, क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? मैं फिलहाल तो अभी फिट हूँ, अब इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट देख रही हूँ वो डोमेस्टिक के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मैं उसमें परफॉर्म करूँ। सही। अरूप हमारे साथ मौजूद थी, सईदा अरूप शाह, और बड़ी यंग प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम में। बहुत शुक्रिया आपका अरूप। अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, हम बात टीम के हवाले से, और इस वक्त जो पॉजिटिविटी बात कर रहे थे आप कि एक जेस्चर
होता है मैनेजमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, अगर वो बैक हो तो टीम सारी यूनाइट होकर खेले तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन एक तरफ ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर पाकिस्तानी बैटर्स के लिए मुश्किलात तो होती हैं अब्बास, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी बॉलर्स भी हमेशा ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड की पिचेस पर बड़े ख़तरनाक नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग जो इस वक्त है टेस्ट में, उससे क्या उम्मीद है? उम्मीद पर दुनिया कायम है और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट। शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं, वसीम जूनियर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब जो कॉन्फिडेंस टीम को मिल रहा है मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से और जो अपने मुल्क के कोचेस हैं उनकी तरफ से, मैं समझता हूं कि मोराल बिल्डिंग के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, जब तक आपको अच्छा बैकअप ना मिले ना तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अब बैकअप आपको मिलना शुरू हो गया है, तो इसलिए उम्मीद करते हैं हम कि टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। शान मसूद बड़ा मुश्किल है। जाते जाते शान मसूद की तारीफ आप कर लें, आप उस वक्त करना चाह रहे थे, मैंने आपको वेरी सॉरी उस वक्त इंटरप्ट कर दिया था। मैंने तो जिस दिन इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस दिन मैंने कहा था कि ये बड़ी अच्छी चॉइस है। ठीक है, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, तनकीद करने वाले आप उनको नहीं रोक सकते, वो तो सारा मलबा जो है वो ज़का अशरफ पर डाल देते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कुछ भी होता है नीचे लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल जिस तरह क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट शायद अभी तक ये खबर रिपोर्ट नहीं हुई कि मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से 2 एग्रीडिटेशंस ऐसे अप्लाई किए गए जो ड्रामा एक्टर्स के थे। जब वो वारदात पकड़ी गई तो उसमें अब कसूर नीचे वालों का है। मलबा हम डाल देते हैं चेयरमैन के ऊपर, मलबा हम डाल देते हैं सीईओ के ऊपर, लेकिन नीचे वाले जब ये हरकतें करते हैं तो उनको मेरा ख्याल है कि इसका कसूरवार ठहराना चाहिए। तो इसलिए हमें बकअप करना चाहिए हर चीज को, जो अच्छी चीज हो रही है। बिल्कुल, हम तो अब्बास साहब यहाँ पर बैठ के कर ही बकअप रहे हैं और हर क्रिटिसिज्म भी होता है, बस ये बकअप के साथ साथ परफॉर्म करना जरूरी है। जिस तरह से बाबर और क्रीज पर शान मसूद मौजूद हैं, उनको इसी तरह से खेलते रहना चाहिए। शान मसूद की भी सेंचुरी होने वाली है और बाबर की भी 50 होने वाली है, तो अगर लंबा स्कोर दोनों जिम्मेदार और सीनियर प्लेयर हैं वो करें तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुदस्सिर, जहाँ पर बात खेल की हो रही है वहाँ पर एक और शौक होता है कुछ लोगों को कवाली सुनने का, आपको है? बिल्कुल, मुझे तो बहुत ही ज्यादा है, बल्कि लाइव कवाली सुनना गाड़ी में, हाय वो भी सर्दियों की रातों में है। नहीं, सर्दी गर्मी से हटके ये, हाँ, और कव्वालियों में भी बहुत से जहते हैं, बहुत से अंदाज हैं, बहुत सी शायरी है, बिल्कुल, तो वो सब के सब सुनते रहना चाहिए। और मौसीकी वैसे भी आपको बड़ा हल्का फुल्का कर देती है, ये जो गुस्से डिप्रेशन है उनसे निकलते भी रहना चाहिए। तो अब कुछ ऐसा ही हम भी बताने वाले हैं, क्योंकि अंदाज निराला है लेकिन सबको भा जाने वाला है। शायरी ऐसी कि जो दिल में घर कर जाए, कव्वाली को नई जहते देने वाले अजीज मियाँ कव्वाल की 23वीं बरसी आज मनाई। कुछ यादें उनकी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अजीज़ मियाँ बड़े तवील अरसे और बड़ी बिल्कुल नई अंदाज के साथ कव्वाली करते रहे हैं। उस वक्त भी जब कव्वालों का बड़ा उरूज था, उस वक्त 3-4 बड़े नाम थे, साबरी बरादरान, नुसरत फ़तेह अली खान और अजीज़ मियाँ। अच्छा, आपके पास तो एक तवील फहरिस्त है, मुदस्सिर को बहुत पसंद है कव्वाली और ये सुनते भी रहते हैं। खैर मैं भी सुनती हूँ लेकिन बहुत कम, शायद मैं आजकल के दौर क्यों ये पुराने हो चुके हैं तो मुझे कोई वो नहीं है इसमें बताने में ना। चलें ब्रेक लेनी है। चलें, आप बहुत नई हैं इसलिए ब्रेक ले लीजिए। ये चलता रहेगा, एक वक्फा लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी को दोबारा से याद कर रहे हैं जो 2018 में वाक़या हुआ। कराची में एक नौजवान इंतज़ार को पुलिस एहलकारों ने कत्ल कर दिया था। उस 17 साला नौजवान के वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये एक बड़ा अंदोनाक वाक़या था जब एक वालिद का इकलौता बेटा जो है वो मार दिया गया और उसके बाद फिर एक तवील जंग कानून के तहत लड़ी गई और उसमें कामयाबी भी एक तरह से मिली कि जब ATC ने उन कातिल पुलिस एहलकारों को सज़ाए मौत और उम्र कैद दी, लेकिन उसके बाद फिर हाई कोर्ट में मामला गया, सज़ा की तब्दीली हुई सुप्रीम कोर्ट और अब फिर ये केस अपील की सूरत में लवाहिकीन की जानिब से वो चल रहा है।
इंतज़ार के वालिद और दीगर घर वाले आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। लेकिन एक और चीज़ इस सारे अमल में सहरिश, वो हमने ये देखी कि उनके वालिद जिन्होंने एक तो ये जंग लड़ी बड़ी मजबूत आसाब के साथ, लेकिन दूसरा अमल जो उन्होंने वो शुरू किया वो इंतज़ार के लिए उन्होंने एक मस्जिद की तामीर की। अब फिर उनके और औलाद भी नहीं, जैसे मैंने बात की, तो बड़ा मुझे दुख हो रहा है। अल्लाह ताला सिलसिला आगे चल रहा है। बिल्कुल मुझे बहुत दुख हो रहा है। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा गम था। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी को औलाद का गम ना दे। तो इश्तियाक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये गम बर्दाश्त किया है और उसके बाद एक बड़ा नेक काम है जो ये कर रहे हैं। मरहूम इंतज़ार हुसैन के जो वालिद हैं इश्तियाक हुसैन, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप तशरीफ़ लाए। इश्तियाक साहब पहले तो अभी बरसी करीबी है इंतज़ार की, तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हम आपके लिए दुआ गो भी हैं। मुझे ये बताएगा जो इंसाफ का निज़ाम अभी है, मुझे पता है आप उस तरह से आपको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ जैसे हो रहा है आप मुतमईन भी हैं या नहीं? इंसाफ का निज़ाम अगर यहाँ नहीं भी है तो अल्लाह के यहाँ तो है। वहाँ तो मुझे हर कीमत में इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो मेरा ही इकलौता बेटा नहीं था, मेरे ख़ानदान का इकलौता वारिस था। इसीलिए जब वारिस ही नहीं रहा तो वरासत क्या करेगी। तो मैंने सोचा कि ये वरासत जिनकी है वो जिस जहाँ में हैं, जिस दुनिया में हैं, उसी दुनिया में उनकी वरासत भेज दी जाए। सही। तो अभी जो आपने पहले इंतज़ार के नाम पे एक मस्जिद, पहले मैंने अपनी ज़ौजा दरख्शां अच्छा, और अपने बेटे इंतज़ार के नाम से एक मस्जिद तामीर करवाई थी कोरंगी ज़मान टाउन में। अच्छा। और आप लोगों ने मुझे बुलाया भी था प्रोग्राम में, तो वो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें माशाअल्लाह से काफ़ी नमाजी आते हैं और बड़ी आबाद मस्जिद है वो, और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, और उसके तमाम अखराजात भी मैं ही उठा रहा हूँ। अच्छा। और इस मस्जिद के जो मैं अपनी बहन के नाम पे तामीर करवा रहा हूँ, जिसका कल संग बुनियाद रखा जा रहा है, उसके भी तमाम अखराजात मैंने उठाने का बंदोबस्त कर लिया है। ये सारी जायदाद मेरे बड़े भाई की थी, जो उन्होंने इंतहाई मेहनत से कमाई थी, हक हलाल का पैसा था। मेरी माँ की किफ़ायतशारी थी जो उन्होंने पसंदाज किया था, लेकिन उनको इस दुनिया में बरतना नसीब ना हुआ। ये सब इंतज़ार के लिए था, इंतज़ार की वरासत थी ये। इंतज़ार की शादी होती, उसकी फैमिली होती, वो बरतता। मैं फिर भी नेक कामों में पैसे खर्च करता, लेकिन इतने नहीं, 5%, 10%, 15%, 20%। लेकिन अब तो मेरा कोई वारिस ही नहीं है, और हमारे ख़ानदान का इकलौता वारिस था। तो मेरे पास तो यही सोच थी कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, ये सोच दी, उसका मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। तो जिनकी ये वरासत है वो जिस दुनिया में चले गए, उसी दुनिया में मैं उनकी ये वरासत भेज रहा हूँ, और अल्लाह उनको कबूल करे और उनको अजर अज़ीम अता करे। आमीन। अब लेकिन इश्तियाक साहब, इसमें तक का जो 6 साल का वक्त गुजरा है, यकीनी तौर पर एक जवान लाश उठाना बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और फिर उस गम के साथ 6 साल गुजारना और कानून इंसाफ के लिए जंग लड़ते रहना, ये उससे भी शायद मुश्किल मरहला होता है। बस अल्लाह ताला जब गम देता है किसी को तो सब्र भी वही देता है। अल्लाह ने मुझे सब्र दिया, मैंने सब्र किया, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। उसकी मसलहत होगी, ये फ़ैसले तो अल्लाह के थे, किसी की जान बेहुक्म खुदा नहीं जा सकती। तो मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ, अल्लाह का यही फ़ैसला था। और तो इंतज़ार के हवाले से अभी मुझे इश्तियाक साहब बताएगा, कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है? जब हाई कोर्ट का फैसला आया था तो उसमें 1 महीने का वक्त था अपील लगाने का, और मैंने अपील लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी तक मुझे कोई रेस्पॉन्स मिला नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई हेयरिंग हुई नहीं है। अच्छा। आपने तो कितना अर्सा हो गया इस अपील? 1 साल हो गया। 10 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट की डिसीजन आई थी जी, जजमेंट आई थी। तो नवंबर में आपने अपील लगाई? मैंने नवंबर में अपील लगा दी थी। थोड़ा सा बताएंगे इस अपील में आपने लगा दी थी। क्या मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा। किसने? आपने, ये जो अपील आपने वहाँ पे की है।
हमने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इंतज़ार के कातिलों की जो सज़ाएं हैं वो बहाल की जाएं। तो ऐसा मामला क्या हुआ था जब ATC का जो फैसला था उससे आप मुतमईन थे? मुझे याद है हाँ, दहशतगर्दी की अदालत का जो फैसला था वहाँ 3.5 साल केस चला है, 80 हेयरिंग हुई है, तमाम शवाहिद देखे गए हैं, तमाम गवाहों के गवाहियाँ ली गई हैं, तमाम सबूत मौजूद थे, CCTV फुटेज के कैमरे की पूरी फिल्म मौजूद थी जो कि दहशतगर्दी की अदालत में जज साहब ने चलाई भी है और उसको इन्होंने एग्री भी किया है। तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही ATC कोर्ट ने फैसला दिया था। सही। और उस फैसले से मैं मुतमईन था। सजाएं फिर कैसे मुअत्तल हुई जो आप बहाली के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से आपने उम्मीद लगाई हुई? एक ट्राई, एक कोशिश है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक था मेरा जी। तो मैंने अप्रोच किया, अपील लगाई है। सही। अब फैसला जो भी हो। सही। तो ये फैसला तो अब आप करें कि एक अल्लाह की अदालत है और इंशाल्लाह अल्लाह की अदालत है, उससे तो आप मुंतज़िर भी होंगे और वही आखिरी इंसाफ की जगह है, वही आखिरी इंसाफ की लेकिन ये ख्याल कैसे आया कि आप मसाजिद वो तामीर करें अपने बेटे और अपनी वाइफ के नाम पे, फिर अपनी हमशीरा के नाम पे? अभी आप जो जी कल ये दरअसल मेरी हमशीरा के ही प्लॉट थे डिफेंस में, जो मेरी हमशीरा भी गैर शादीशुदा थी। अच्छा। और मेरे बड़े भाई जो उनको ईदी बेचते थे या पैसे देते थे या जो कुछ भी, वो मेरे बड़े भाई NED यूनिवर्सिटी से उन्होंने कराची टॉप किया था। अच्छा। BA सिविल इंजीनियरिंग। और 1972 से 2016 तक वो बाहर ही रहे और सारा पैसा कमा के उन्होंने माँ के हवाले किया। सही। और उनकी माँ ने इंतहाई किफ़ायतशारी से उसको पसंदाज करके एक अच्छी हिकमत अमली से डिफेंस में बहुत सारे प्लॉट ख़रीदे और अपनी औलादों के लिए। लेकिन मेरे बड़े भाई की भी शादी नहीं हो सकी थी, अबरार भाई की, बहन की भी नहीं हो सकी थी, एक मेरे भाई और हैं उन्होंने भी नहीं की। तो हम सब बहन भाइयों का इकलौता वारिस था इंतज़ार, और ये सब जायदाद इंतज़ारी की थी। अब जब वो ही नहीं रहा तो मेरी तो जीने की कोई आरजू भी नहीं है। तो इससे अच्छी चॉइस थी नहीं मेरे पास कि मैं इनकी ये जायदादें किसी ऐसे मसरफ़ में, किसी ऐसे काम में सर्फ कर दूं जो वो इस दुनिया में ना बरत सके, तो उन्हें आखिरत में इसका अजर मिल जाए। चलिए अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ आगे आसान करे सबके लिए, क्योंकि सबका ये एक हिस्सा होगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो इस इंतज़ार कत्ल केस के बाद हमने अगले 6 साल में भी ऐसे बहुत से वाक़यात देखे, जो चाहे लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद में भी वाक़या आपको याद होगा, एक बच्चा था सती फैमिली का, वो भी इसी तरह से पुलिस की फायरिंग से मारा गया इंतज़ार के बाद, और बहुत से वाक़यात। तब्दीली निज़ाम में नहीं आई, पुलिस का हो चाहे वो कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज खड़ी होती हैं जब सड़क पे, इस तरह से मार देना क्या वजह है? सर तब्दीली निज़ाम में जब ही आएगी जब तब्दीली करने वाले लोग आएंगे, तब्दील लोग अच्छे आएंगे, हुक्मरान अच्छे आएंगे, तो तब्दीली भी आ जाएगी। तो आप पाकिस्तान के हवाले से क्या सोच रखते हैं? वो वक्त आएगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। सही। वैसे आप इस वक्त इश्तियाक साहब मस्जिद तो माशाल्लाह बना रहे हैं, बड़ा नेक काम है, अल्लाह का घर तामीर करवाना। डिफेंस सिटी में, DHST में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस हवाले से बहुत परेशान था, बिल्डर के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि मेरे तो दोनों भाई इंजीनियर हैं लेकिन मैं इंजीनियर नहीं हूँ। तो मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी कंपनी पार्स इंटरनेशनल, जिसके मालिक हैं हुमायूं खलील साहब, जो इंतहाई दर्जे के काबिल और इंतहाई दर्जे के ईमानदार शख्सियत हैं, उनसे मैं बिल्कुल 100% मुतमईन हूँ और वो मेरे ये तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल करा देंगे। क्योंकि मैं एक बेंगलो जो मेरी बहन का प्लॉट था इकबाल लैन में, उसको बनवा के उसका रेंट जो है मुख्तस कर रहा हूँ ज़मान टाउन की मस्जिद के लिए। और जो मेरी बहन के दो प्लॉट टीपू सुल्तान कमर्शियल लैंड में थे, उस पे कमर्शियल बिल्डिंग बनवा के उसका रेंट मुख्तस करूँगा DHS सिटी में, जो मेरी बहन के नाम की मस्जिद बनने जा रही है। सही। उम्मे सलमा। सही। नहीं बहुत अच्छी बात है। मेरी बहन इंतज़ारी के दुख में मर गई 25 मार्च
बस ये असल में दुख होता है खानदान का जो बड़ा 25 मार्च 2021 को। चले जी, अल्लाह ताला इस कार्य खैर का अजर दे, आपको भी, फिर जो मरहूमीन है उनको भी ये इसका सवाब पहुंचे। अभी हम खबर आ रही है जो हमें नाज़रीन के साथ शेयर करनी है, हक महर के हवाले से। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। तो सुप्रीम कोर्ट 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माने का हुक्म। हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की क़वानीन में मौजूद है। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामा में मुकर्रर न हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। ये फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट मौजूदा केस में बीवी को हक हुसूल के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा जो 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फैसला अदालतों ने गैर ज़रूरी अपीलें दायर करने पर शौहर को जुर्माना आयद नहीं किया। इसी हवाले से बात करेंगे, समाजी रहनुमा आलिया सारिम साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ा फैसला है हक महर के हवाले से कि जब भी बीवी तकाजा करे शौहर पाबंद होगा उसको हक महर की रकम अदा करने का। किस तरह देख रही हैं आप? ये तो अल्लाह ताला ने हक हमें बहुत पहले दिया हुआ है। ये तो कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन में कमी थी जिसकी वजह से नहीं मिल पा रहा था। हक महर 2 तरह का होता है, एक वो जो फौरी अदा किया जाता है और एक वो कि जो बीवी जब तलब करेगी तब अदा किया जाता है। अच्छा, इसमें जो बड़ी बात है ना, जो अहम बात है वो ये है कि 6 साल का वक्त अगर गुजर गया तो मेरा ख्याल बताया गया कि 1 लाख रुपए जुर्माना भी होगा शौहर को। ये तो बहुत बेहतरीन बात है ना। यानी देखिए, जब सही हक पर कोई नहीं चलेगा और उसको जुर्माना आयद होगा, शौहर ने हक महर अदा करना ही करना है। और फौरी, जैसे मैंने कहा ना, 2 तरह के हैं कि एक फौरी अदा करना होता है और एक शादी की रात अदा करना है और एक जब औरत तलब करे। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हो रही हो, अगर वो हक महर ना अदा कर रहा हो तो जुर्माना तो 100% बनता है। यानी अब जब कानून की और जो मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, मजहब के भी खिलाफ जाएंगे। निकाह का मतलब है कि हम इसे बिल्कुल इस्लामी तरीके से हम किसी औरत को अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। तो जब हम इतनी खूबसूरती से इस बंधन को बांध रहे हैं तो फिर अल्लाह के सारे जो भी हम पर फराइज है वो हमने अदा करने हैं। हमारे तमाम मसाइल जो मैं देख रही हूँ माशरे में है ये कि चाहे कानून है चाहे मजहब है, हम उसमें से अपनी मर्जी की चीजें निकाल लेते हैं जिससे वो चीज बिगड़ जाती है। और हक महर जब इस तरह से अदा होगा तो बहुत सारे जो मर्द हजरात के शादी के वक्त में कह देते हैं हाँ कुछ भी लिखवा दो हक महर, क्या फर्क पड़ता है, हमने कौन सा देना है और औरत कौन सा हमसे ले सकेगी। इसको इतना रुला देंगे, इतने चक्कर लगवाएंगे हम इनके अदालतों में कि परेशान होकर इन्हें माफ करना पड़ेगा। लेकिन आलिया साहिबा, बहुत सारे रिश्ते इस बात पर टूट भी जाते हैं कि हक महर की रकम इतना तवील क्यों है या फिर इतना कम क्यों है? हाँ, देखिए बात इसीलिए तो टूटते हैं ना कि वो औरत को इस तरह से प्रेशराइज करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ औरत नहीं, कमजोर को प्रेशराइज करने का तरीकेकार है। वो इसीलिए इसको लंबा टूल देते हैं कि किसी ना किसी सूरत ये चीज खत्म हो जाए। इम्प्लीमेंट कानून होता ही वो है, इंसाफ होता ही वो है जो सबको मिले और फौरी मिले। तो ये बहुत एक अच्छा कदम है जिससे मैं समझती हूँ मसाइल बहुत हल होंगे और लोग इससे हक महर से खेलने से बाज आएंगे। उन्हें मालूम होगा कि एक ऐसी कमिटमेंट है जो फौरी करनी है और अगर वो इसको नहीं करेंगे तो बेहतरीन बात है कि कानून हरकत में आ जाएगा। चंद केसेस भी ऐसे रजिस्टर हो जाएंगे सजाओं के, और जब जुर्माना देना पड़ेगा तो और ज्यादा इनको समझ में आ जाएगी बात कि जुर्माने का मतलब तो ये है कि जो असल है वो तो देना ही देना है और उसके ऊपर मजीद देना पड़ेगा। इस किस्म के इकदाम बहुत बेहतरीन होते हैं और असल में वुमेन एम्पावरमेंट में औरत के लिए ये सारी चीजें बहुत पॉजिटिव जाएंगी क्योंकि अमली तौर पर जो उसका हक है उसको मिले और उसको फौरी तौर पर मिले। तो बहुत बेहतरीन फैसला है ये और इस तरह के फैसले मजीद आने चाहिए क्योंकि मेरे पास ऐसे जाने कितने केसेस हैं। क्योंकि बाज दफा ये भी होता है कि खुला की तरफ लेकर जाते हैं, यानी शादी हुई, अब मर्द क्या कर रहा है, हर तरह का जुल्म ज्यादती या ससुराल वाले जुल्म ज्यादती, खासतौर पर वो बच्चियां जिनका मैका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो जुल्म ज्यादती का वजह यही है कि ये तलाक न ले, ये खुला की तरफ जाए ताकि इसको हक महर माफ करना पड़े। हक महर अल्लाह ताला ने औरत का ऐसा हक रखा है कि उसको इस तरह से जुल्म ज्यादती से माफ करवाने वाले कहीं नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन अगर दुनिया में उनको सजा मिले और फौरी सजा मिले तो ये बहुत बेहतरीन कदम है। मैं जाती तौर पर ये समझती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बात बहुत होती है लेकिन इस तरह के जो आज कदम उठाया गया है इस तरह के इकदाम होने चाहिए। एक और जो चीज़ हम अपने रसूम में, रिवाज में, अपने ख़ानदान के सिस्टम में देखते हैं कि जब बच्ची की शादी हो रही होती है, निकाहनामे में बहुत सी चीज़ें उस तरह से फिल नहीं की जाती जो उसको शरीयत और कानून दोनों हक देता है। फिर जब हक महर लिखवाते हैं वो लड़की वाले ख़ुद भी बहुत कम हक महर लिखवा देते कि कहीं ज़्यादा लिखवाने से नाराज़गी ना हो जाए लड़के वालों की।
तो इन रसूम को भी, रिवाज को भी तोड़ने की ज़रूरत है कि जो शरीयत और जो कानून खुद हक दे रहा है, कम से कम वो तो बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए लिखवाया जाए, ताकि अगले आने वाले वक्त में वो अपने आप को भी महफूज समझ सकें और जो तकाजा है वो भी पूरा हो सके। 100% सही बात है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, अव्वल तो जहेज बहुत बड़ी लानत है, उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे लोग रुकते नहीं है, जहेज देते हैं, कई दफा जहेज देते हैं और जायदाद में हिस्सा नहीं देते, समझते हैं जहेज की मद में सब कुछ हमने दे दिया। जहेज की एक पूरी प्रॉपर लिस्ट होती है जिसको प्रॉपर रिसीविंग करवानी चाहिए, और वहां पर किसी ऐसे बंदे के साथ प्रॉपर लीगल तरीके से उसकी रिसीविंग हो या शौहर से करवा लें तो बहुत बेहतरीन बात है। और ये सारे पेपर ये किसी या तो खातून अपने पास कहीं ऐसे रखे कि कोई उनसे छीन ना सके, चुरा ना सके, क्योंकि खुदा ना खासा अल्लाह करे रिश्ते सबके निभे, लेकिन अगर ना निभे तो याद रखिएगा ये जो कागजी कार्रवाई होती है ये बहुत अहमियत रखती है, चाहे रिश्ता कितना ही नाजुक और कितना ही मजबूत हो, दोनों सूरतों में इसको अपने पास रखना चाहिए। जब कभी ये हालात बिगड़ते हैं तो अदालत में ये पेपर्स जमा कराने पड़ते हैं, वो रसीदें भी अपने पास रखनी चाहिए, जहां से आपने बच्ची का जेवर खरीदा है, जहां से आपने मजीद इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा है, क्योंकि अदालत में वो भी पेश करनी होती है। और जो रिश्ता, एक चीज और कह दूं, जो रिश्ता शुरू में औरत को इज्जत नहीं दे रहा, यानी हक महर ये सोचकर नहीं रखवाया जा रहा कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, तो जिस रिश्ते की बुनियाद में औरत की इज्जत नहीं है उस रिश्ते को बनना ही नहीं चाहिए, उसी वक्त खत्म हो जाए तो बेहतर है। सही। अच्छा बारिया साहब, एक और चीज, क्योंकि यहाँ पर रिश्तों की और ये इस हवाले से हम बात कर रहे हैं हुकूक की, तो मैंने ये भी देखा है कि एक औरत जब तलाक याफ्ता हो जाती है तो बाहर के ममालिक में तो इतना ज़बरदस्त उसूल है कि वहाँ पर वो मर्द जो उसको छोड़ रहा है उसकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उस औरत को मिलता ही मिलता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो उसको ऐसे ही छोड़ के बस चला जाए। यहाँ पर तो बच्चों की कस्टडी पे इतना प्रॉब्लम है कि खर्चा बंद कर दिया जाता है, कोई पूछने देखने वाला नहीं होता, वो औरत बेचारी अकेली एज ए सिंगल पेरेंट काम भी करती है, उस बच्चे को पालती भी है, और वो मर्द आजाद होता है, शादी भी कर लेता है और चला भी जाता है। भी वो धक्के खा रहे होते। बिल्कुल, इस हवाले से भी कुछ लूप होल्स हैं जिन पर सख्ती से काम भी होना चाहिए और कानून साजी भी होनी चाहिए। बिल्कुल लूप होल्स हैं। अच्छा लूप होल्स जो है ना, ज्यादातर ये मोस्टली ये इम्प्लीमेंटेशन में है, यानी कानून बहुत बेहतरीन है, ये नहीं कि कानून में बिल्कुल ऐसा ही है जी। कानून मजहबी में तो मैं कहती हूँ दुनिया का बेहतरीन मजहब है हमारा, उसमें तो बहुत ही बेहतरीन बातें हैं, लेकिन हमारा कानून भी अच्छा है, कानून में चीजें मौजूद हैं हमारे पास, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस अंदाज में करवाते हैं। खासतौर पे कानून से लोग खेलते हैं, यानी उसको तोड़ मरोड़ करके अपनी मर्जी के हिसाब से, उसमें वकील जो है, अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे, वकील जो किरदार अदा करता है, वकील जिस तरह से केसेस को पलटता है, यहाँ तक होता है कि एक मर्द जिसके पास बहुत सारी इनकम है, बहुत सारे उसके पास जायदादें सब हैं, और अदालत में ये कहा जाता है कि ये तो कमाते ही कुछ नहीं है, इसकी तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब अगर वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी ऐसी कंपनी में जहां से सारी सैलरी स्लिप्स वहां से आ जाती है, वहां तो वो मर्द पाबंद हो जाता है कि उसको मेंटेनेंस देनी होती है, और केस स्ट्रांगली लड़ा जाए तो जल्दी मेंटेनेंस बनती है। लेकिन बहुत शुक्रिया आलिया साहब। हमारे साथ इश्तियाक साहब मौजूद थे। इश्तियाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तानी स्कूल ने जनूबी एशिया के बेहतरीन ग्लोबल स्कूल का एजाज़ अपने नाम किया। ये स्कूल कौन सा है ये तो आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद स्कूल की 2 तलबा हमारे साथ मौजूद होंगी जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम मुदस्सिर रोशन किया है। बातें हमने करनी है कंजा से और समिया से, जो कि दोनों ही बहुत होनहार तालिबात हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो कंजा एंड समिया। मैं आप दोनों का नाम ठीक ले रही हूँ? वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप दोनों कि जब ये अवार्ड आप दोनों को मिला, मैंने थम्स अप वाली आपकी पिक्चर देखी है, जरा बताइएगा उस वक्त फीलिंग्स क्या थी, सोच क्या थी जहन में, कैसा महसूस हो रहा था? जी मैं किंजा, उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एजाज़ की बात है, और सबसे ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट के लिए ये बाइसे फ़ख्र है कि हमने COP28 में पार्टिसिपेट किया और उसको विन किया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। सही। अच्छा समिया, पहले मैं ये चाहूँगा आपने स्कूल के बारे में बताइए, जो कश्मीर ऑर्फन्स ट्रस्ट स्कूल है, ये स्कूल क्या है, इसमें कौन से बच्चे हैं, और ये दूसरा आप ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट था बेसिकली ये क्या था? ये हमारा स्कूल कोर्ट एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स
कोर्स एक्सेलेंस है। इसमें बच्चों को हर तरह की सहूलियात मैसर है, हर तरह की हमारे हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और जो हमारी गेम्स होती हैं, स्पेशली गेम्स, हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसमें हमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बाहर जाके पेश करना, हर तरह की सहूलियात दी जाती हैं। और प्रोजेक्ट हमारा है ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन पे। दरअसल ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करके कंपोस्ट बनाते हैं और उसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और वाटर कंजर्वेशन पे जाहिर है कि वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें उसको ज़ाया करने से बचाना चाहिए। तो ज़्यादा पब्लिक एरियाज पे ज़ाया होता है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे सनसेट टैब्स लगाना शुरू किए हैं ताकि पानी को बचाया जा सके। सही। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा, ये कॉन्फ्रेंस कब होती है? 28 कॉप जिसमें आप लोगों ने शिरकत की है, तो ये पार्टिसिपेट आपने किस तरह किया, कैसे तैयारी की, कुछ बताइएगा इसके पीछे जिसका बैकग्राउंड है। ये आफ्टर 1 ईयर होती है, तो डिफरेंट स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। हमारी जो कैटेगरी थी वो ग्लोबल हाई स्कूल कैटेगरी थी, तो फिर हमने इसमें ज़ैड सस्टेनेबिलिटी प्राइज में पार्टिसिपेट किया। और इससे पहले हमने अपने इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन पे काम किया। फिर वो हमारी डॉक्यूमेंट्री बन के गई और प्रेजेंटेशन हमने वहाँ पे जाके दी। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो आपने प्रोजेक्ट किया है, अच्छा मैं किंजा आपसे, ये प्रोजेक्ट बेसिकली किस तरह से आप लोगों ने प्लान किया? आपके स्कूल के अंदर ही आपने ये तमाम तर जो काम था वो किया, और ये जो आपका प्रोजेक्ट है क्या ये एप्लीकेबल है कि इसको बड़े पैमाने पे किया जा सके? जी, हमने ये प्रोजेक्ट अपने स्कूल के अंदर ही किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हमने इधर काम किया, और अभी हमारे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ये प्रोजेक्ट जीते तो हम अपने इस प्रोजेक्ट को मेजर बनाएंगे। अभी तो ये हमने छोटा सा प्रोजेक्ट किया ना, इंशाल्लाह हम इसको बहुत ज्यादा मेजर बनाएंगे और इस पे काम करते रहेंगे। और वाटर कंजर्वेशन पे तो हमने बाय करने, इधर तो हम सेव कर ही रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी आगे भी। तो बाहर ज्यादा जो वेस्ट हो रहा है उसको भी इंशाल्लाह हम सेंसर टैब्स लगवाएंगे, जो इंपोर्ट करता भी है ऑलरेडी सेंसर टैब्स लगवा रहा है, और भी वाटर बेकार है तो बाहर हम लगवाएंगे सेंसर टैब्स। अच्छा समिया, मुझे ये बताएगा कि आपके स्कूल में आपने बताया कि सारा काम हुआ है, तो आप लोग क्या ग्रुप्स बने हुए हो? एक क्लास, जैसा क्लास में ग्रुप्स होते हैं उनको ये प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आइडियाज खुद ही आप लोग अपने मतलब ये क्रिएट करते हो, या फिर टीचर्स भी आप लोगों के सजेस्ट करते हैं? काम आप लोग किस तरह करते हो अपने स्कूल में? जी, ये दरअसल हमारी टीचर्स हमारे साथ सबसे बड़ा काम करती हैं, उनकी बदौलत हम यहाँ पे पहुंचे हैं। वो हमें गाइड करती हैं साथ, और हम सिर्फ 2 नहीं है, हमारे साथ पूरी टीम है जो ये काम हमारे साथ मिलके करेगी। सही। अच्छा, अभी आगे क्या प्लान है, क्या करना है अब इसके बाद? अभी तो हम जो ये जाहिर है ये छोटा सा अभी प्रोजेक्ट था, आगे बहुत ज्यादा अभी काम करने हैं जिसमें हमारी टीचर्स हमारी हेल्प करेंगी, और सबसे बढ़ के हमारे अब्बू जी, अंकल अख्तर जो हैं वो हमारा साथ देंगे इसमें। सही। अच्छा, एक चीज़ जो है वो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब बहुत बड़ा हॉल है जिसमें उस वक्त आपका नाम अनाउंस हुआ स्कूल का, आप लोग स्टेज पे गए, हमने चंद दिन से वो वीडियोस देख रहे हैं, क्या फीलिंग थी उस वक्त जब आपके स्कूल का नाम अनाउंस हो रहा है और फिर शेख मोहम्मद बिन जायद ख़ुद आपको अवार्ड दे रहे हैं, तो क्या फील कर रहे थे उस वक्त, बीइंग ए कश्मीरी, बीइंग ए पाकिस्तानी? बहुत बहुत खुशी हुई। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम लोग जीत गए हैं, तो जब हमें स्टेज पे बुलाया मुझे तो बहुत खुशी हुई। उनसे सबसे खुशी की ये बात थी कि पाकिस्तान जीता है, और फिर उनसे प्राइज लेना बहुत बहुत फख्र की बात थी हमारे लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा, नई आने वाली जो बच्चियां हैं, मतलब स्पेशली स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड में कुछ करना चाहती हैं, या फिर वो बच्चे जो भी पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो भी चाहते हैं कि आपकी तरह वो भी इस तरह स्क्रीन पर बैठे हों, लोग उनको सुने, उनको सराहा जाए, क्या मशवरा देंगी आप उन्हें? हम ये चाहते हैं कि वो भी इसमें हर साल, क्योंकि होता है ये, तो हर साल वो भी पार्टिसिपेट इसमें करें ताकि वो भी मुल्क के लिए कुछ काम करें। जिस तरह हम लोग, हमें भी बहुत फख्र है कि हम कुछ काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। तो कंजा, आप लोग पढ़ाई को कितना टाइम देते हो एक दिन में? हम सुबह स्कूल जाते हैं तो हमें 2 बजे छुट्टी होती है, और उसके बाद तो खाना वगैरह खाया, और उसके बाद फिर हमारी नाजरा क्लास, ट्यूशंस होती हैं शाम में,
रात तक काफी टाइम तक पढ़ते रहते हैं और बीच में जो हमारी जो ब्रेक होती है उसमें हम एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट गेम्स सीखते हैं। हम कौन सी गेम सीखते हैं बताइए? बैडमिंटन, फुटबॉल, यहाँ पे बॉयज के लिए क्रिकेट, फुटबॉल। सही। अच्छा, आपके स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल की ऐसी क्या ख़ास बात है इस स्कूल के अंदर जो बाकी स्कूल से आपको डिफरेंट करती है? यहाँ ऐसा क्या सिखाया जा रहा होता है? क्योंकि हम तो देखते हैं बच्चों के किताबों का बड़ा ढेर है, फिर रट्टे लगा रहे होते हैं बच्चे, क्वेश्चन याद करना एक बड़ा प्रेशर होता है। आपके स्कूल में ऐसा डिफरेंट क्या है? हमारा स्कूल वैसे सबसे डिफरेंट है। हम तो यही मानते हैं कि सबसे बेस्ट जो है ना वो हमारा स्कूल है। यहाँ पे पढ़ाई पे भी तवज्जो दी जाती है, पढ़ाई के साथ साथ हमें ना दूसरी एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं। जो भी एक्टिविटीज होती हैं हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारी टीचर्स हाई क्वालिफाइड हैं। तो कितने टोटल आप बच्चे हैं जो स्कूल का हिस्सा हैं, कितने असातिज़ा हैं? क्योंकि आप लोग स्कूल का ही हिस्सा हैं और स्कूल के ही साथ रहते हैं, तो कितने लोग हैं? हमारा हॉस्टल है 500 से अबव अभी हैं। अच्छा। तो हम जो इधर अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं, बाहर कॉलेज हमारा अपने कॉलेज तक हम अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं। सही। चलें, बहुत शुक्रिया कंजा समिया, ऐसे ही मुल्क का नाम रोशन करती रहें, मेहनत करती रहें। आप हमारे पास तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे बच्चे इल्म के अलावा खेल के मैदान में भी ख़ुद को मनवा रहे हैं और आज हीरो पाकिस्तान में हमारे साथ एक मेहमान मौजूद होंगे, मुस्तफ़ा आलम, जिन्होंने 1 मिनट में 342 बाउंड्री नंबर याद करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। फ़ख्र पाकिस्तान मुस्तफ़ा आलम से पहले ये रिकॉर्ड 2015 में इंडिया के पास था, जहां के तालिब इल्म ने 1 मिनट में 270 बाउंड्री नंबर याद किए थे। इनके साथ आज मौजूद हैं सानिया आलम, जो कि फ्यूचर स्टिक लर्निंग में बतौर कोच ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं और बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को निखारने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आपको इनसे मुलाकात भी करवाते हैं। तो ये भी एक खेल भी है और साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स भी है। तो ये खेल क्या जो तालीम है और तालीम के साथ खेल है। मुस्तफ़ा आलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। मुस्तफ़ा, ये क्या, पहले तो अपने ये बताइएगा कि ये क्या है, नंबर्स को याद करना ये है क्या हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए, क्या आसान हो जाए हमें समझने में कि ये क्या चीज़ है? अच्छा, जो मैंने डिसिप्लिन किया है वो है द मोस्ट बाइनरी डिजिट्स मेमोराइज्ड इन 1 मिनट। उसमें ये होता है कि रैंडमली जनरेटेड बाइनरी डिजिट्स होते हैं 1s and 0s के रैंडम सीक्वेंस एक स्क्रीन पर आते हैं। फिर उसको 1 मिनट में आप जितने भी याद कर सकते हैं आप उतने याद करते हैं और फिर वो स्क्रीन से चले जाते हैं और फिर आपको वर्बली ईच एंड एवरी बाइनरी डिजिट बोलना होता है इन द करेक्ट ऑर्डर, और जहाँ आप गलत होते हैं वहाँ पर रुक जाती है। और मैंने विद ट्रेनिंग 342 बाइनरी डिजिट याद किए हैं इन ऑर्डर और उसको करेक्टली रिकॉल किए हैं। अच्छा मुस्तफ़ा, ये 1 मिनट पे वर्ड्स आते हैं और उसके बाद ये मेमोराइज़ करना, ये इतनी क्या कोई बहुत प्रैक्टिस होती है? किस तरह से आपने किया? बड़ा मुश्किल वाला काम है। जी, मैंने कोर्स ली थी सानिया आलम से, फ्यूचरिस्टिक लर्निंग से, और उन टेक्निक्स के थ्रू ये मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यस, बहुत फोकस और प्रैक्टिस के साथ मैंने ये रिकॉर्ड। सही। मुस्तफ़ा, मैं आपसे पूछूंगी कि इसके पीछे ट्रिक क्या है? ये जो दिमाग जो इतने सारे बाइनरी नंबर्स को एकदम समो लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और आप एकदम उसको 1 मिनट में बता देते हैं, मैं पूछूंगी आपसे क्या ट्रिक है। लेकिन ये जो आपको सिखाने वाली है ट्रिक, वो भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। सानिया हमारे साथ है, माशाल्लाह एक से एक रिकॉर्ड बनवा रही हैं। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड्स बनवा चुकी हैं, फ्यूचरिस्टिक के साथ होती हैं ये, वहाँ पर लर्निंग सिखाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे, आई थिंक सो 11 ईयर्स से ये स्टार्ट होता है कि बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो सानिया, अब कैसा चल रहा है ये जर्नी आपका? सबसे पहले एंड मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शो पे इनवाइट करने के लिए मुझे और मुस्तफ़ा को। सहरिश, आपने बिल्कुल सही कहा, फ्यूचरिस्टिक लर्निंग हमारा इदारा है जिसमें हम ये सिखाते हैं। बट एक करेक्शन है कि ये 10 ईयर्स से ऑनवर्ड इवन अडल्ट्स को हम सिखाते हैं। अच्छा। और हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हम 2 किस्म की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका आप नतीजा मुस्तफ़ा की सूरत में भी देख रहे हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं। एक हम सुपर लर्निंग सिखाते हैं और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में भी ये ला रहे हैं
कि कैसे कम टाइम में तेजी से और ज्यादा इंसान सीख सके, यानी अपनी जहन की सलाहियतों को इस्तेमाल कर सके। और ये चीज हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में आप बच्चों को पहले किताबें पकड़ाने से पहले आप उनको ये सलाहियतें दें। कौन सी सलाहियतें? यादाश्त कैसे इस्तेमाल करते हैं, तेजी से पढ़ कैसे सकते हैं यानी स्पीड रीडिंग, माइंड मैपिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक बच्चे को, एक बंदे को जब आप ये हुनर दे देंगे, ये 3 स्किल्स दे देंगे, तो वो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। बिल्कुल सानिया, जाहिर है ये पढ़ाई में उसके लिए इतनी मददगार साबित होगी कि वो चीज़ जो कि पहले वो 10 मिनट में याद करता था, अगर ये वाली उसके पास लर्निंग होगी तो वो 5 मिनट में याद कर लेगा, उसको अपने जहन का सही इस्तेमाल आ जाएगा। मुझे ये बताएगा कि अभी माशाल्लाह से कितने बच्चे जिनको आप ट्रेन कर रही हैं और कैसा पाकिस्तानी बच्चों में पोटेंशियल कितना है? देखिए सैरिश, पोटेंशियल हर इंसान में होता है और हम यही कहते हैं कि क्योंकि हर इंसान में वो पोटेंशियल है, हर इंसान में वो जीनियस है, हम सिर्फ उसको जगाते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि कितने बच्चों को हमने ट्रेन किया है, तो मेरी टीम ऑफ 10 है जो ओलंपिक्स की तरह माइंड स्पोर्ट्स होते हैं उसमें compete करते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करते हैं। तो मेरी टीम है जिसमें वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन मैंने बनाया है, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियन, वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियन, एंड टोटल 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये एक चीज साइड पर हो गई कि ये मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हम लोग करते हैं। उसके अलावा अगर आप पूछें कि इंडिविजुअली कितने लोगों को ट्रेन किया, तो वो हजारों में हम पाकिस्तान में और दुनिया में कर चुके हैं। हमारा इंस्टीट्यूट है कराची में, डिफेंस स्पेस 6 में। सानिया, एक चीज़ मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, 10 साल के बच्चे उससे पहले, क्योंकि बच्चे तो स्कूल्स आजकल माएँ तो 3 साल के भी भेजने लग जाती हैं, लेकिन 5-6 साल में बच्चा कम अज़ कम ये है कि कुछ ना कुछ खुद से कर रहा होता है, तो किस एज से ये स्टार्ट करना चाहिए और किस एज तक? यानी कि अब अगर सैरिश की उम्र के बच्चे हैं या मेरी उम्र के बच्चे हैं तो वो भी क्या सीख सकते हैं? बच्चे आपकी उम्र के? मतलब 9 साल से 100 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। मुदस्सिर, ये है कि एज में इसमें कोई वो नहीं है, कितनी भी उम्र का बंदा ये सब चीज़ें सीख सकता है। और हम 10 क्यों बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि 7 साल की उम्र से पहले तक जो बच्चा है उसके दिमाग के वो पार्ट्स रेडी ही नहीं होते हैं जो फॉर्मल एजुकेशन शुरू कर सके। तो 7 साल से पहले अगर आप बच्चे को एजुकेशन सिस्टम में डाल रहे हैं तो आप ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वो दिमागी तौर पे उस चीज के लिए अभी नहीं। सही। अच्छा सानिया, एक चीज थोड़ी सी आप जरूर, मैं यहाँ रोकूंगा। मैं सानिया ने इतनी अच्छी बात की है उन पेरेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि उनके बच्चे 3 साल 4 साल के हैं और वो उठा के स्कूल में भेज रहे हैं। ये बार बार, मैं तो बहुत साल से ये बात करता आ रहा हूँ, लेकिन एक एजुकेशनिस्ट ये बात कर रही हैं तो खुदारा, और वो जिन्होंने बच्चों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनाया है, वो कह रही हैं तो बच्चों ये वो माएँ हैं मुदस्सिर, ये देखिए ये वो काम चाहिए अपने लिए तो वो बच्चे भेज देती हैं। इस वक्त इस बात पर सानिया और मेरे खिलाफ वो पूरे स्कूल सिस्टम्स हो जाएंगे जिनकी हज़ारों रुपए की फीसें हैं। वो जो कहते हैं कि बच्चों को स्कूल, आपने अभी बच्चे पैदा होते हैं कि कुछ स्कूलों में रजिस्ट्रेशन करवाई जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कारोबार है, इससे आगे नहीं है। हम अपने दौर की बात करें तो 6 साल से पहले तो बच्चे 5 साल से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा मैं सानिया एक चीज थोड़ी सी और बता दूं कि तो छोटे बच्चों की बात हो गई, लेकिन जो मुदस्सिर की उम्र के बच्चे हैं ना, ये अपने चश्मे रख के भूल जाते हैं, तो उनको आपने सिखाना है। मैं चाह रही हूँ ये चीज आप मद्देनजर रखें। सैरिश, मैं जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था, सिर्फ बच्चे नहीं, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएं तो मैं जैसे एंग्रो फर्टिलाइजर्स, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, इनके सारे एग्जीक्यूटिव्स, आप इवन कोयटा में जो कमांडर स्टाफ कॉलेज है वहाँ के ऑफिसर्स को मैं ट्रेन करती हूँ, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ट्रेन करती हूँ। तो बेसिकली इन शॉर्ट, अगर आपके पास दिमाग है तो आपको सीखना पड़ेगा कि आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारे पास स्मार्टफोन जैसे स्मार्टफोन्स होते हैं, ये स्मार्ट गैजेट्स होते हैं, हम उसका मैनुअल निकालते हैं और सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या हमारा दिमाग जो एक सुपर कंप्यूटर है उसका मैनुअल हमने कभी, मतलब किसी के पास है क्या, उसको पता है कि ये सुपर कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं? अल्लाह करे ये अवेयरनेस हर पाकिस्तानी के पास हो। पाकिस्तानी तो आधे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, वो गजनी वाली सूरत हाल है उनकी। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी। मुस्तफ़ा हमारे साथ और काफ़ी देर से खामोश हैं, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ा है। तो मुस्तफ़ा मुझे बताइएगा कि आपने एक भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो प्रैक्टिस कितनी की, कैसे की, और कुछ हमें भी सिखाएं ना कि कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मतलब वो इरिटेट नहीं होते थे स्टार्ट में प्रैक्टिस में? क्या है एक जगह ऐसे फोकस करना? हाँ, जो मैंने ये रिकॉर्ड प्रैक्टिस किया है वो कोर्स लेने के बाद मुझे 1 साल लगा था कि हर दिन में 2-3 दफ़ा दिन में ये प्रैक्टिस करता था। और फिर 1 साल में फिर मैंने
ट्रायल देके फिर हो गया। और ये है थ्रू टेक्निक्स जिसमें मैं मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के लिए मीनिंगफुल करता हूँ। तो अगर आप अपने ब्रेन के लिए मीनिंगफुल कर लें तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है। फिर तो आपको तो अपने कोर्स बुक्स जो हैं वो तो बड़ी तेज़ी से याद हो जाती होंगी, कोई इशू नहीं होता होगा, थोड़ा देखा और उसके बाद इजीली सब चीज़ें ऐसे ही है। हाँ यस जी, मैंने इनिशली ये कोर्स ली थी ताकि मेरी पढ़ाई में हेल्प हो, लेकिन फिर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। फिर मैंने अपने कोच सनिया आलम से पूछा कि मैं कंपेटिटिव लेवल पे मेमोरी कर सकता हूँ और फिर पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वर्ल्ड लेवल पे और फिर अचीवमेंट्स ला सकता। अच्छा सानिया, आप ये बताएगा कि हम बच्चों को ये रिकमेंड तो कर रहे हैं जो 11 साल के हैं या 10 साल से ऊपर जिनकी एज है कि भी आप ये कोर्सेज करें, क्या ये कॉस्टली है या फिर एक नॉर्मल बंदा की अफोर्ड कर सकता है ये वाली ट्रेनिंग्स? जिस लेवल पे दुनिया में ये प्रोवाइड की जा रही है ट्रेनिंग्स, पाकिस्तान में तो खैर हम ही हैं वाहिद जो कर रहे हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल है। देखिए सैरिश, आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि हम ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे हम बहुत पैसे लगाते हैं। इवन एजुकेशन में जो हम जैसे मुदस्सिर बोल रहे थे, इवन एजुकेशन में कितना हम पैसा लगाते हैं, लेकिन वो एजुकेशन आपको एक डिग्री तो दे रही है, लेकिन क्या आप एक ऐसी स्किल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको उम्र भर ना सिर्फ पढ़ाई में बट आप जो आगे जाके करियर परस्यू करेंगे उसमें भी हेल्प करेगा। तो उसके हिसाब से आप इस तरह समझ लें कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये हम कर रहे हैं। तो मुझे अक्सर लोगों को ये समझाना पड़ता है कि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ, और अगर आप पेरेंट हैं और आपने बच्चों पे सानिया एक बात कहूं, आप लोगों के दिमाग से खेलती हैं, तो मुझे ये बताइएगा ये जो आजकल के बच्चे जो गैजेट से ही बाहर नहीं निकलते, जिनको मोबाइल भी चाहिए, टैब भी चाहिए, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था, जिनकी वजह से माएँ परेशान है, मैं स्पेशली अपनी बात भी करूँगी कि मैं समटाइम बड़ी हेल्पलेस हो जाती हूँ, कैसे उनके दिमाग से ये चीज़ निकाली जाए कि भाई इसको छोड़ो इस तरफ आओ? सैरिश, उसका इजी हल ये है कि देखें, हम जब बच्चों को खुद तवज्जो नहीं देते और उनको तवज्जो ना देने की वजह से हम लोग उनको गैजेट्स पे लगा देते हैं। जब आप उसको एक ऐसी चीज़ बच्चे को दे रहे हैं जिससे उसका बार बार डोपामीन यानी फीलिंग गुड वाला केमिकल रिलीज हो रहा है, तो वो बच्चा उसको क्यों छोड़ना चाहेगा और धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाती है। तो और ये आदत क्यों बन जाती है? क्योंकि वहाँ मज़ा आ रहा है। और किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं? जहाँ मज़ा नहीं आ रहा, जैसे पढ़ाई में अगर स्ट्रगल है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वो पढ़ रहे हैं जिसमें स्ट्रगल है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको अवॉइड करना चाहेगा। और जिस तरीके से हम सिखाते हैं कुछ भी, चाहे वो आपकी याददाश्त बेटर करना हो, स्पीड रीडिंग या माइंड मैपिंग या इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम वो इस तरीके से सिखाते हैं कि आपका नेचुरल जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं और जो नेचुरल क्यूरोसिटी है वो अवेकन हो जाती है। और उसका मैं आपको एक जो प्रूफ है वो ये बताऊंगी कि हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं, अडल्ट तो साइड पर, लेकिन जितने बच्चे आते हैं वो ये कहते हैं कि अगर जिस तरह आप लोग सिखाते हैं उस तरह स्कूलों में सिखाया जाए तो हम कभी भी न छुट्टी लेना चाहें और स्कूल में ही पढ़ने का मजा है। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि एक बच्चे स्कूल इस वक्त, जैसे मुस्तफ़ा भी स्कूल पढ़ रहे हैं, तो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो उनको टाइम मैनेज करना, क्योंकि होमवर्क का भी एक लंबा चौड़ा आपको पता है चीज़ें आ जाती हैं, तो साथ साथ ये लर्निंग होना, ये कितना लंबा प्रोसेस है, कितनी देर तक चलें? मुस्तफ़ा तो कम्पिटिटिव उसमें चला गया लर्निंग में, लेकिन आम जो बच्चे हैं वो कितना टाइम चाहिए होता है, कोर्स कितना लंबा होता है और कितना डेली टाइम उसको देना होता है? कोर्स मुदस्सिर, चाहे आप स्पीड रीडिंग का ले लें, यादाश्त का ले लें या माइंड मैपिंग ले लें या इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज 4 थिंग्स एवरीवन नीड्स। 3 दिन का कोर्स होता है बस। अच्छा। तो 3 दिन में आपको वो स्किल हम दे के 3 दिन में क्या कुछ चाबी, कुछ सेल वेल बैटरी के मतलब कैसे जादू का चिराग रखा हुआ है आपने क्या? मैं बिल्कुल कोई जादू की छड़ी यूं नहीं घुमाऊंगी, बोलूंगी एब्राकैडाब्रा अब आपके पास ये सलाहियत आ गई है। टेक्निक्स है मुदस्सिर एंड सैरिश, देयर जस्ट टेक्निक्स। आप वो टेक्निक्स जान जाएं कि आपका ब्रेन काम कैसे करता है, आपका ब्रेन कोई इंफॉर्मेशन आई है तो उसको उसके लिए मीनिंग कैसे बनाता है, उसको स्टोर कैसे करता है, ये चीज़ें आप जान जाएंगे तो लर्निंग या यादाश्त इजीली आसान हो जाती है। इन्हीं टेक्निक्स के साथ अगर आपने मॉन्टेसरी खोल दी ना सानिया, बहुत बच्चे आएंगे। मेरा ख्याल है कि ये अभी जो छुट्टियां आ रही हैं सर्दियों की, बच्चों के एग्जाम्स के बाद, लेकिन आपके बच्चे छोटे हैं, बेस्ट ये टाइम है। सब बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, उनके वालिदैन खासतौर पर इस वक्त देख रहे हैं कि बच्चों को इस एक्टिविटी में लाइए, तो मेरा ख्याल है मोबाइल और ये जो टीवी स्क्रीन टाइमिंग है ये कम होगी और आपके बच्चे वाकई जो आप चाहते हैं
कि वो करें, वो मेरा ख्याल है करना शुरू अच्छा, कर दें। मैं एक चीज़ और भी सोच रही हूँ सानिया, बिल्कुल आपने मुदस्सिर सही कहा। बस जल्दी से मुझे ये बता दीजिएगा कि आप अकेले ये काम कर रहे हैं, तो आप अपने कोचेस को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने स्टाफ को, फैकल्टी को बढ़ाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं? बेसिकली ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया सहरिश। हम ना हमारे क्वालिटी पे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसीलिए हमने सेलेक्ट फ्यू रखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास और भी ट्रेनर्स हैं। अपनी खुद की बात करूं तो वन ऑफ द ओनली 4 इन द वर्ल्ड हूँ जिनके पास सीनियर लेवल सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन हमारे पास और भी ट्रेनर्स हैं, प्लस हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इन पर्सन कोर्सेज हैं। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट वी कैन कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। बिल्कुल हम बढ़ा भी रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सानिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मुस्तफ़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब जनाब एक वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो बाकी हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कमाल हो गया आज तो। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में हम बात कर लेंगे। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक विद वेदर वॉल। और मौसम की सूरत हाल अब मैंने आपको बतानी है, और आज भी मेरे कपड़ों से पता चल रहा है कि कराची में सर्दी ने ज़ोर दिखाना शुरू कर दिया है। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक अगर आपको ओवरऑल पूरे मुल्क के मौसम की सूरत हाल बताई जाए तो बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज शाम से नारोवाल, सियालकोट, ओकाड़ा, साहिवाल, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, खानपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और गिरदोनवा में धुंध स्मोग छाए रहने का इम्कान है। अगर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी मैं आपको बताती हूँ, टेम्परेचर भी आपको ऊपर नज़र आ रहा है, फिल वक्त वहाँ पर 20 है। और एक बार फिर से ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। लाहौर शहर आज दोबारा दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है, जो कि बहुत डेंजरस है, स्पेशली लाहौरियों के लिए। कहा जा रहा है कि उनकी उम्र 4-4 साल कम होती जा रही है, तो इस पर इंतज़ामिया को कुछ ना कुछ करना होगा। लॉकडाउन जो है वो उसका हल नहीं है। अगर सिंध की बात की जाए तो मौसम बतदरीज सर्द हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर सर्दी वैसे तो महसूस नहीं होती, मतलब कि धुंध नहीं होती बहुत, लेकिन ठंडी हवा काफ़ी चलती है, उससे सर्दी लगती है। तो आज शाम और रात में जैकबाबाद, मौजूदड़ो, सक्खर, लाड़काना, दादू और घोटकी में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है। और अब एक नज़र अहम शहरों के दर्जा हरारत पर अगर डाली जाए तो कराची में धूप निकल आई है। कम से कम टेम्परेचर यहाँ पर जनाब 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है। फिल वक्त आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सनी वेदर दिखाई दे रहा है और क्लियर इस वक्त आसमान नज़र आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 28 होगा, कम से कम 16 होगा। 16 कराची के लिहाज से सर्दी है। कोयटा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सर्द हवाओं के साथ कम से कम 0.1 बहुत सर्दी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यहाँ पर क्लाउडी वेदर है, बादल नज़र आ रहे हैं आसमान पर। नेक्स्ट जनाब मुल्तान है, मुल्तान में भी क्लाउडी वेदर है और कम से कम 9 है, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, सर्दी महसूस की जा रही है। लाहौर में भी मतला जो है वो क्लियर नहीं है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बादल नज़र आ रहे हैं। टेम्परेचर कम से कम 9 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। और नेक्स्ट जनाब कैपिटल सिटी की तरफ आ जाते हैं, शहर इक़्तिदार। यहाँ पर भी क्लाउडी वेदर है और कम से कम टेम्परेचर 7 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 22 रहेगा। तो ये सूरत हाल रहने वाली है इस्लामाबाद में। और अगर पेशावर की बात की जाए तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं पार्टली क्लाउडी है, यानी कि सूरज भी निकला हुआ है, थोड़े थोड़े बादल भी हैं। कम से कम टेम्परेचर यहाँ पर 7 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री तक जाने का इम्कान है। नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचना है, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करना है, अपना ख्याल रखना है और मुझे इजाज़त दे रही हैं। और श्योरली आई विल कीप यू अपडेटेड फ्रॉम दिस वेदर वॉल। अब चलते हैं जनाब मुदस्सिर इकबाल के पास। शुक्रिया, आपने मौसम का अहवाल तो बता दिया है। अब हम आपको कुछ गज़ा की सूरत हाल के हवाले से बताएंगे। गज़ा पर नाज़रीन इजराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले तेज़ हो गए हैं। शुमाली और जनूबी गज़ा में स्कूल, पनाह गज़ीन कैंपों और रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी से बच्चों और ख़वातीन समेत दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 43 लाशें और दर्जनों ज़ख्मी लाए गए हैं। शहदा की मजमूई तादाद 15,900 तक पहुँच चुकी है। हमास के हमलों में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए, दर्जनों फ़ौजी गाड़ियाँ भी तबाह हो गईं। इसराइल ने ज़मीनी जंग का दायरा जनूबी गज़ा तक फैला दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में महफूज जोन के क़याम को नामुमकिन करार दे दिया है। अपने प्यारों की शहादत पर गम से निढाल लवाहिकीन की वीडियोज़ ने
देखने वालों के दिल दहला दिए। सूरत हाल ये है कि एक आर्जी जंगबंदी का मामला हुआ, लेकिन उसके भी नतायज उसके बाद सूरत हाल में बेहतरी के नहीं थे। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर तजज़ियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गज़ा इजराइल जंग में दुनिया भर से जंगबंदी की सदाएँ भी आती रहीं, लेकिन जंगबंदी के मामलात डॉक्टर साहब नहीं हुए उस तरह से। अब चीज़ें वैसी ही नज़र आ रही हैं, तो क्या अब जब तक गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल इजराइल न कर ले, वहाँ मासूम निहत्ते फ़लस्तीनी न मार दे, ये जंग बंद होती नज़र नहीं आ रही? नहीं, ये तो पहले से ही कह दिया है इजराइल ने और उसके प्राइम मिनिस्टर ने, और कल भी बात की है कि इजराइल में हम डीमिलिटराइज करेंगे। और ये तसलसल है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का कि उन्होंने शुरू से कहा है, और पसे पर्दा अमेरिका भी इजिप्ट से गुफ्तो शनीद में उसने जारी रखा हुआ है कि किसी तरह ये गजा से जिनको मार मार के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में, फ़लस्तीनियों को दूसरे टुकड़े से तीसरे टुकड़े में जिस तरह एक शिकारी शिकार का पीछा कर कर के मारता है, इस तरीके से उनको शहीद किया जा रहा है। तो पीछे पसे पर्दा एक बात ये चल रही है, और ये बात मंजर आम पर आ गई है कि इजिप्ट को कहा जा रहा है कि इन सारों को अपने पास बसा लो। वही बात जो पहले शुरू हुई थी, उसको मजीद प्रेशर दिया जा रहा है। लेकिन असल बात तो ये है कि दुनिया सिर्फ एदाद शुमार ही गिन रही है, दिखला रही है, लेकिन जो मुल्क, जो ममालिक अमेरिका इजराइल को जो सपोर्ट कर रहा है, जिस अंदाज में सपोर्ट कर रहा है, उसमें तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। जो बंकर बस्टर अमेरिका ने दिए हैं 100 से ज़्यादा, और 57,000 से ज़्यादा बम्स जो दिए हैं, और वो अरब ममालिक की फिजाओं से उड़कर इजराइल में वो जहाज उतरे हैं, और उनके पास ये सारी चीज़ें मजीद आती गई हैं। ये वो बंकर बस्टर हैं जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुए और अब इस छोटे से टुकड़े पर गजा में इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर तो इसमें तो बात ये है, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप ये जंगबंदी की सदाओं की भी हम बात कर रहे हैं, चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ी तशवीश की बात है कि जंगों के भी कुछ असूल होते हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि अस्पतालों पर हमले किए जा रहे हैं, ख़वातीन, बच्चे जो निहत्ते और मासूम हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या ये आलमी ताकतें इस चीज़ पर बात नहीं कर सकती कि उन असूलों को तो फॉलो किया जाए? देखें, ये आलमी ताकतें हैं कौन, पहले इसका तो तयन कर लेना। आलमी ताकतें आखिर में जाके वही सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, यानी वीटो पावर के जो मेंबर्स हैं, उसमें से एक मेंबर भी अगर उसको वीटो कर दे तो वो मामला वहीं कटाई में पड़ जाता है। उसकी बात क्या करनी। 15 नवंबर को जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास किया गया 27/12/2712, उसमें सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की गई जिसपे कि सारे कंट्री एग्री कर गए। अमेरिका अब्सटेन कर गया उससे और यूके, लेकिन कम से कम उन्होंने वीटो नहीं किया और एग्री कर गए कि भाई ह्यूमैनिटेरियन एड जारी रहनी चाहिए, अस्पतालों पे नहीं हमला करना चाहिए, बाकी चीज़ें, लेकिन उसकी भी पासदारी नहीं की गई। और हम ये कह रही हैं कि दुनिया में क्या और क्या उसूल होने चाहिए। देखिए, दुनिया तो कह रही है, सिर्फ जुबानी कलामी कह रही है, जुबानी जमा खर्च पर कह रही है। तैयब एर्दोगान ने कहा है, साउथ अफ्रीका ने सबसे ज़्यादा एक हिम्मत की है कि उसने आईसीसी में यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वॉर क्राइम का केस भेज दिया है बशमूल 5 दूसरे ममालिक के। लेकिन तुर्की के सदर ने कहा है कि ये वॉर क्राइम हो रहा है, और काफी ममालिक ने कहा है कि ये वॉर क्राइम हो रहा है, लेकिन ये बस सिर्फ ज़बानी जमा खर्च पे इससे आगे क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? ये जो आप बात कर रहे हैं, हम भी ज़बानी जमा खर्ची देख रहे हैं 2 महीने से, ख़ास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ हों, बाकी यूरोप तो खैर बिल्कुल तकसीम नज़र आ रहा है। इससे आगे क्या हो सकता है? देखिए, इसका तो पहले तयन कर लें कि ये रुक क्यों नहीं सका। इसका तो पहले ताउन कर लें कि कौन सच्चा और कौन सच्चा नहीं है। इसका तो ताउन पहले कर लें कि हम कितने सिंसियर हैं इस मामले में, अपने मफाद को क्या हम पसे पुष्ट डालकर, मैं इंडिविजुअल हुक्मरानों की मफाद की बात कर रहा हूँ, उसको पसे पुष्ट डालकर क्या हम मजमूई तौर पर जो इंटरनेशनल कानून हमें इजाज़त देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पहले भी इस चीज़ का बरमला तस्करा कर चुका हूँ कि 57 ममालिक का ये OIC जो है, इसको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक बहुत सारी ताकत हासिल है। उसका इस्तेमाल इम्प्लीमेंटिंग क्लॉजेस कुछ चाहते तो 36 दिन के बाद जो उन्होंने में बहुत बड़ा एक फेवर किया फ़लस्तीनियों को कि जब वो कत्ल होते रहे और जब वो तकरीबन
7-8 हज़ार उनका जो है कलाकुमा कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने ये मीटिंग बुलाई और एक भी उसमें इम्प्लीमेंटिंग क्लाज नहीं डाली। 10 ममालिक जो उसके मेंबर थे उन्होंने कहा कि कुछ इम्प्लीमेंटिंग क्लाज, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, जिनकी फिजाओं से जहाज उड़ के और इतने खतरनाक किस्म के हथियार इजराइल में पहुंचा रहे हैं, अपनी फिजाओं को तो बंद कर देते, उसके अलावा बायलैटरल कोई सैंक्शन लगा देते, कोई अपने सफारती ताल्लुकात खत्म कर देते। वो ममालिक जो कि OIC के मेंबर नहीं है, वो सफारती ताल्लुकात उनमें से 3 ने खत्म कर लिया है, लेकिन हमारे वालों ने कोई सफारती ताल्लुकात, सिर्फ उन्होंने स्केल डाउन किया है और कुछ नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो अवाम इस चीज़ का तयन कर ले कि हम इस मामले में इंटरनेशनल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि गाजा वार था पहले और अब जेनोसाइड ऑन गाजा हो गया है। आप हेडलाइन देख लें कुछ टेलीविजन की, अब जेनोसाइड ऑन गाजा हो गया है। आपको मैंने अभी बताया कि ये घेर घेर के, रास्ता दे दे के फलस्तीनियों को इस तरह कत्ल आम कर रहे हैं कि एक मक्तलगाह बना दिया है गाजा को। तो इस पे अगर हमारे जो OIC मेंबरान हैं, दुनिया के दर्दे दिल रखने वाले, तो सड़कों पे निकल आए हैं, लेकिन क्या वो ताकतवर ममालिक जो कुछ इसको रुकवा सकते हैं, क्या वो भी सिंसियर हैं? जवाब है कि नहीं है। इसमें आप डॉक्टर साहब हमास की पोजीशन आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हमास ने तो वो तारीख रकम की है कि दुनिया में वो तारीख मिलती नहीं, और ये वेस्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कल बयान किया है कि जो अब होने वाला है, ये इतना बड़ा जहन्नम वाला सिनारियो होने वाला है जो अब अनफोल्ड होने वाला है गाजा में। क्योंकि अब तो फौजें दस्त बदस्त लड़ाई हो रही है ना, एक तरफ तो इतनी बड़ी फौज, दूसरी तरफ एक जत्था। तो ये जत्था कब तक, उसको हमास ने जितनी हिम्मत की है इसकी मिसाल मिलती नहीं है एक छोटे से ग्रुप ने, और ये जज्बा है उनका। और ये वेस्ट में इसकी बड़ी पज़राई हो रही है कि फ़लस्तीन क्या इतने कत्ल गारत और इज्तिमाई कब्रों के बावजूद डटे रहेंगे। एक तो ये, दूसरा ये है कि कुरान हकीम के नुस्खे जितने अब बिक रहे हैं, इससे पहले नहीं बिके वेस्ट में। उसकी वजह यह है कि लोग देखना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन सा जज्बा है। तो ये तो एक रही हमास की बात। लेकिन हमास की एक सकत है, एक तरफ बहरी बेड़े हैं उनके पुश्त पर, सामने 250 टैंक हैं, फिजाओं में इतने जहाज जो है बम बारूद का बरसात कर रही हैं। तकरीबन 1 लाख के करीब तो सिर्फ शेल्स और बम सिर्फ अमेरिका ने प्रोवाइड किए हैं, उससे ज्यादा उनके पास उससे पहले है ही है इजराइल के। और एक छोटा सा टुकड़ा उसके ऊपर इतना ज्यादा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बात ही आज थी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिनमें ये बड़े ममालिक जनाब बैठे हुए हैं, और इस तरह के फैसला साजी के लिए या मसाइल के हल के लिए उन प्लेटफॉर्म्स का फिर क्या मसरफ रह गया कि जब एक टुकड़े पर इतना जुल्म हो रहा है, जिस पर पूरी दुनिया बात भी कर रही है, एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन जालिम के हाथ नहीं रोके जा सकते। कोई बात तो करेगा तो बस वर्बली करेगा, प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आएगा। देखें, ये जुल्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी ताकत नहीं है। मुस्लिम ममालिक पे ने अपनी ताकत को कायम ही नहीं किया। वो जो इस्लामिक आर्मी थी और इस्लामिक मिलिट्री जो बनाई गई थी, वो क्यों बनाई गई थी? आप जिस तरह नेटो की फोर्स बनी है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, ये भी उसी तरह का एक्ट कर सकती थी। अपना OIC की एक फोर्स बन सकती थी, जैसे अफ्रीकन यूनियन ने अपनी फोर्स बनाई हुई है, लेकिन करना नहीं चाहते। फोर्स तो बनी हुई है, इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। अमन के लिए इस्तेमाल करने, बीच में खड़ा कर दें फोर्स को कि जी हम, जिस तरह नेटो अपनी फोर्स उतार देता है, 57 ममालिक 27 ममालिक से तो कहीं ज्यादा है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल वो रिएक्शन जो कि होना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा। इस्लामी ममालिक ने, इसमें कोई शक नहीं, खुद की वो पावर ही नहीं शो की, नहीं दिखाई जो कि इस वक्त नजर आनी चाहिए थी। वहाँ बच्चा कह रहा है वेयर आर अरब्स, किधर हैं आप लोग? बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की गैबी मदद फरमाए, इस वक्त उनको अशद ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे। अभी इस वक्त जो मैं बात करने जा रही हूँ कुछ स्टॉक के हवाले से भी है, मईशत के हवाले से भी है। तो सियासी अदम इस्तेहकाम या फिर दाखिली और ख़ारजी महाज पर जो चैलेंजेस जिसका हमें सामना है, उसमें आज जिस सूरत हाल के पेश नज़र सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिस बसीरत से, दानिशमंदी से, फ़हम फरासत से और अपनी पेशा वराना सलाहियत के बल पर महज 1 बरस में
एक तरफ निगरान हुकूमत के शाना बिशाना दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए उन पर कारी ज़रब लगाई है, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आए रोज़ नए रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। आज भी हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के मस्बत रुझान का सिलसिला जो है वो पॉजिटिव जारी है। तो आज कारोबार के आगाज़ में 100 इंडेक्स 336 पॉइंट्स इजाफे के बाद 63,000 की मुदस्सिर सतह जो है वो अबूर कर गया है। जी, आप पाकिस्तान में कारोबार के मजमूई ओवरऑल सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हम सूरत हाल पर बात करेंगे कि ये सिचुएशन कैसी बनेगी, लेकिन अगले हर आने वाले दिन के साथ ही हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, स्टॉक मार्केट बेहतरी की जानिब जा रही है। और जो एक आज से तकरीबन 20 दिन पहले लोगों में खौफ था कि ये कोई बबल है, ये कोई ऐसा, जितने भी सेंटिमेंट नज़र आ रहे हैं ये टेम्परेरी है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं। लेकिन अब वो सारे शुकूक व शुबात भी ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो रही है। शारक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया शारक वोरा साहब आपके वक्त का। ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं स्टॉक के अंदर वो बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है और बड़ी तेज़ी के साथ है। क्या सेंटिमेंट हैं जो आप समझते हैं कि हैं जिनकी बिना पर इस वक्त स्टॉक बहुत बेहतर चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डेफिनेटली इस वक्त, अगर मैं ये कहूँ कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है रीजन में, तो शायद ये गलत नहीं होगा। अब उसकी मुहर्रकात क्या हैं, उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, उसमें दो बड़ी अहम चीज़ें। एक तो ये कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में एक परसेप्शन था ग्लोबली तो नेगेटिव, वो बड़ी तेज़ी से पॉजिटिव हुआ है। और पिछले 3 माह में आप ये देखें कि जिस किस्म की पॉलिसी चेंजेस की गई, खुसूसन जब SIFC जो है वो फाल हुई, तो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज जो कि जिसको कहते हैं ना कि उसके मल्टीपल्स बड़े लो थे और बहुत अच्छे ब्लू चिक कंपनीज जो थी वो बड़े सस्ते दामों पर अवेलेबल थी। तो जब परसेप्शन मुल्क का जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, मस्बत हो जाता है, तो जो हमारे अपने सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी, वो फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो उसके नतीजे में हुआ ये कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज बड़ी तेज़ी से ऊपर आया और जो एक्सपर्ट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनका ये कहना है कि प्रोबेबली दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। तो अभी भी उनके ख्याल में बहुत सारी जो कंपनीज हैं पाकिस्तानी, वो उनके स्टॉक्स जो हैं वो उनकी जो असल वैल्यूज़ हैं उनसे बहुत कम कीमत पर अवेलेबल है। तो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस एंड रिसर्च, आई थिंक कि अभी स्टॉक एक्सचेंज में काफी गुंजाइश है ऊपर जाने की। और उसका ये तो बड़ी पॉजिटिव बात बताई है वैसे आपने शारिक साहब, जी, कि अभी और भी इसमें पोटेंशियल है मजीद ऊपर जाने का, अभी कैपेसिटी इतनी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका, शारिक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन ये है कि इसके असरात पाकिस्तान की आम मार्केट पर, पाकिस्तान के लोगों पर भी नज़र आएँ तो फिर हम ये समझें कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर वाकई हो रही है। अब तो उन्होंने भी कह दिया मुदस्सिर लगा दो पैसे। चलिए नाज़रीन, हमारी तो बातें ऐसी चलती रहेंगी। होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे। कल तक के लिए मुझे मुदस्सिर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।